हेलो। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास जो है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, उसके 2 नंबर वाले जितने भी VVI क्वेश्चन हैं वो क्लास के अंत तक आपके दिमाग में फिट होंगे। तो आज की क्लास से पहले अगर कोई क्लास आप नहीं देखे हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक चैप्टर तक के, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना होगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बाबू कि संविधान और संविधानवाद में जो है क्या अंतर है, बताइए। तो संविधान किसे कहते हैं? तो जब किसी लोकतांत्रिक देश के सत्ता को चलाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं तो उस नियम कानून को ही हमनी के कहते हैं संविधान। ठीक है। लोकतांत्रिक देश जो स्वतंत्र हो, जिसमें लोकतंत्र स्थापित हो, लोकतंत्र मतलब कि लोग आजाद हो, स्वतंत्र हो। ठीक है। तो जब किसी भी लोकतांत्रिक देश के सत्ता को चलाने के लिए, मौलिक अधिकार पाने के लिए जो कानून और नियम बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब संविधानवाद क्या है? तो संविधान के नियम कानून से हट करके जब दूसरा नियम कानून बना करके देश को चलाया जाता है तो उसे संविधानवाद कहते हैं। मतलब संविधान से हट करके जब कोई नया कानून बनाया जाता है, नया नियम बनाया जाता है तो उसे हमनी के संविधानवाद कहते हैं। समझ गए अब संविधानवाद और संविधान में अंतर? संविधान क्या है? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के सत्ता को चलाने के लिए, मौलिक अधिकार पाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको संविधान कहते हैं। और संविधान से अलग हटकर, संविधान के नियमों से अलग हटकर जब कोई नियम कानून बनाए जाते हैं तो उसको हमनी के संविधानवाद कहते हैं। ठीक है जी, याद हुआ? बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मीन्स होता क्या है? जिसमें जनता जो है डायरेक्ट अपने जो है नेता को चुने, उसी को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। ठीक है। तब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो है क्या गुण हैं, आइए जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो है पहला गुण है कि चुनाव में कम खर्च होती है। अब क्यों? तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री को अगर वोट देंगे तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होगा। अब हम जो है विधायक के वोट देंगे, विधायक सांसद के वोट देगा, सांसद प्रधानमंत्री के वोट देगा, तो ये 4 गो प्रोसेस हुआ, तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं होगा। जब जनता डायरेक्ट किसी को चुनती है तो वो जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है। तब जब डायरेक्ट हम चुनेंगे तो उसमें चुनाव में खर्चा कम होगा। तब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के चुनाव में जो है खर्च कम होती है, समय की भी बचत होती है। पहला जो है इसकी विशेषता है। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की पहली विशेषता क्या आपने जाना कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के चुनाव में जो है कम खर्च होते हैं। दूसरा लिखिएगा कि समय की बचत होती है। और तीसरा, जनता प्रत्यक्ष सरकार का चुनाव करती है, मतलब डायरेक्ट जो है सरकार बनाती है वो जनता बनाती है। ठीक है। चलिए, अब जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है? केंद्र शासित प्रदेश को जो है संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है? आपको पता है भारत में जो है 28 राज्य हैं, कोनो कहेगा 29, तो एगो भाई जो है केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया। ठीक है। तो 28 गो जो है क्या है? राज्य हैं, और 8 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या है, बताइए। तो राज्य में क्या होता है कि राज्यों में सत्ता, सत्ता मतलब राजनीति कि ताकत का बंटवारा जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। अगर राज्य में कोई काम करवाना होके, जैसे रेलवे के काम करवाना होके, तो मुख्यमंत्री भी राजी होने चाहिए, प्रधानमंत्री भी राजी होने चाहिए, तब जो है उस राज्य में रेलवे वाला काम होगा। बात समझ में आ रहा है कि राज्यों में जो सत्ता का बंटवारा होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बटी हुई होती है। लेकिन संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता का एक ही मालिक होता है और वो होता है केंद्र सरकार। ठीक है। दूसरा जो है इसमें अंतर है कि राज्य का क्षेत्रफल जो होता है, चाहे जनसंख्या होता है, वो केंद्र शासित प्रदेश से अधिक होता है। ठीक है। जो जैसे बिहार की जनसंख्या, चाहे जो है इसका मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली हो गया, तो ये सबसे ज्यादा ही है
है कि नहीं है? तो राज्य का क्षेत्रफल और राज्य की जनसंख्या संघ शासित क्षेत्रों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। यहीं पे लिखेंगे कि संघ शासित प्रदेश जो होता है उसका क्षेत्रफल और जनसंख्या जो है क्या होता है? तो राज्य की तुलना में कम होता है कि नहीं? तीसरा है कि राज्य किसी भी राष्ट्र में संघ शासित प्रदेश की तुलना में अधिक होते हैं। राज्य की तुलना अगर केंद्र शासित प्रदेश से किया जाए तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से किसी भी राज्य की तुलना किया जाए, राज्य हमेशा बड़ा होगा, केंद्र शासित प्रदेश छोटा होगा। ठीक है, संघ शासित यानी केंद्र शासित क्षेत्र की संख्या किसी भी राष्ट्र में जो है राज्यों की तुलना में कम होती है। ये भी एक जो है रीजन है कि कोई भी देश हो उसमें जो है क्या होगा? तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कम होगी और राज्य की संख्या अधिक होगी। जैसे भारत में 28 को राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है कि नहीं? तो कोई भी राष्ट्र में जो है केंद्र शासित प्रदेश कम होता है और राज्य जो है अधिक होते हैं। ये जो है अंतर है। अंतर जब भी हम लोग लिखते हैं तो एक तरफ राज्य लिखेंगे, दूसरे तरफ केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद दोनों तरफ अंतर लिखेंगे। ये बोर्ड में जो है ऐसे नहीं लिखना है, ऊपर नीचे एक तरफ राज्य वाला और एक तरफ संघ शासित प्रदेश वाला लिखना। ठीक है, अब बीच में लाइन पार के ऐसे दोनों तरफ लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे बाबू, राजतंत्र एवं गणतंत्र में अंतर लिखिए। अब देखिए राजतंत्र का होता है जहां पे राजा राज करता था, जैसे पहले कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा, वो राजतंत्र था। लोकतंत्र का है तो यहाँ पे लोकतंत्र या गणतंत्र जहां पे जनता अपने मन मुताबिक जो है सरकार को चुनती है उसे जो है गणतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस समझिए कैसे लिखेंगे, एक तरफ राजतंत्र एक तरफ गणतंत्र और बीच में लाइन पार के, ई बोर्ड में ऐसे लिखल है। ठीक है, चलिए तो पहला अंतर कि इस व्यवस्था में मतलब राजतंत्र व्यवस्था में वंशानुगत होता है, अर्थात राजा का बेटा ही का बनता है? राजा बनता है। लेकिन 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 जो है क्या होता है? तो गणतंत्र व्यवस्था में जनता का शासन होता है। जनता जो है अपने प्रतिनिधि का जो है क्या करती है? तो चुनाव करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा अंतर है कि राजतंत्र में क्या होता है कि शासक का कार्यकाल अनिश्चित होता है, मतलब राजा जब तक नहीं मरेगा तब तक वो राजा बनल रहेगा। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं है, 5 साल तक आप रह सकते हैं सरकार में। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा है कि जितना भी पावर होता है राजतंत्र में वो राजा के हाथ में होता है। राजा जेकरा चाहे फांसी दे देवे, राजा जेकरा चाहे जो सजा दे देवे। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है, पहले चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो है जितना भी शक्ति है वो जनता के हाथ में होता है। अब जनता के हाथ में कैसे होता है? तो जनता में से ही किसी को मंत्री बनाया जाता है, किसी को सांसद, किसी को विधायक, है कि नहीं? चलिए तो ये जो है दोनों डिफरेंस है राजतंत्र और गणतंत्र में, ध्यान रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे कि धन विधेयक होता क्या है। कभी कभी आप सुने होंगे कि संसद में जो है निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री चेंज होते रहता है, तब वित्त मंत्री जो है वो धन विधेयक पेश किए हैं। धन विधेयक का तात्पर्य क्या होता है कि सरकार एक साल में जो है कितना जनता के ऊपर पैसा खर्चा की, कितना लोन ली है और कितना जो है सरकार के ऊपर कर्जा है, जो ये पेश किया जाता है उसी को हमनी के कहते हैं धन विधेयक। अब आइए, वैसे विधेयक जो धन से संबंधित हो, क्या बोले कि वैसे विधेयक जो धन से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। इस विधेयक का संबंध है कि जो केंद्र सरकार होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कर्ज कितने हैं, संचित निधि मतलब अकाउंट में कितना पैसा है और खर्च कितना किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक जो है पेश किया जाता है और धन विधेयक जो है आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद 110 में जो है वर्णित है। धन विधेयक समझ गए, सरकार के अकाउंट में अभी कितना पैसा है, जनता के ऊपर कितना खर्चा किया और लोन कितना ले ले है, इस सरकार जब लोकसभा में पेश करती है तो उसे ही हमनी के धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, साल में एक बार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है।
मतदान मीन्स वोट, वोट को ही लेकर जो है राजनीति छिड़ी हुई है अभी। आपको समझ में आएगा, कोनो कहेगा कि वोट चोरी करता है, कोनो कहेगा कि कुछ होता है। तो लोकतंत्र में मतदान वोट का महत्व समझिए। लोकतंत्र में वोट का महत्व जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोट यानी मतदान के माध्यम से ही जो है जनता अपने मन मुताबिक जो है एक सरकार का चुनाव करती है। इसीलिए लोकतंत्र में जो है वोट का महत्व जो है काफी अधिक है। ठीक है, लिखल भी है कि लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मतदान के द्वारा ही लोग अपने मन पसंद प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोगों का मतदान ही देश का भविष्य तय करता है। लोकतंत्र में जो है आपके वोट का जो है अहम रोल है, सरकार को बनाने में, सरकार को गिराने में, देश को बनाने में और देश को बिगाड़ने में आपका वोट ही काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लड्डू जी आपकी स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य होते क्या हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्र शासित और राज्यों में क्या अंतर है। तो केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं। केंद्र शासित राज्य वैसे राज्यों को कहा जाता है जिसका सीधा जो है, जिस पर सीधा अधिकार जो है केंद्र सरकार का होता है, जहां पे राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है। उन राज्यों को हमने के केंद्र शासित राज्य कहते हैं। किनको, जिन पे सीधा अधिकार केंद्र का होता है, केंद्र सरकार का होता है। अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली पे जो है किसका अधिकार है, आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री के अधिकार है। ना रे भाई ना, वहां पे जो है का होता है, केंद्र सरकार का डायरेक्ट अधिकार है। दिल्ली में कुछ भी होगा तो पहले आपको पूछना होगा केंद्र सरकार से, तब वहां के मुख्यमंत्री कुछ करेंगे। लेकिन अगर बिहार में यही कुछ करना होगा तो नीतीश कुमार को उनसे पूछे नहीं जाएंगे। उनको जब मन करेगा, जब जो है अपने मन से करेंगे, क्योंकि बिहार एगो राज्य है और दिल्ली एगो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है समझ गए। केंद्र शासित प्रदेश वैसे प्रदेश को कहा जाता है जिसपे सीधा अधिकार केंद्र सरकार का होता है, जिसमें राज्यपाल नहीं होकर के उपराज्यपाल होते हैं। आइए, उपराज्यपाल कौन भेजता है, तो राष्ट्रपति अपने मन से चुने हुए व्यक्तियों को भेजते हैं। ठीक है जी, चलिए समानता का अधिकार क्या है भाई। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में वर्णित है, आपको भी पता है। इस समानता का अधिकार क्या है समझिए। समानता का अधिकार है कि अगर आप जो है किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी नस्ल के अगर आप हैं और आपको जो है पूरा अधिकार नहीं मिला है तो समानता नहीं है। लेकिन वे सभी अधिकार आपको मिले हैं जो संविधान में वर्णित है, तो आप में और एगो बड़ जात चाहे छोट जात में जो है समानता है। समानता मीन समझिए, जब सब व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाता है तो वही समानता कहलाता है। अब मान के चलिए केंद्र सरकार कोई नियम लगाया, चाहे राज्य सरकार कोई नया नियम लाया, छोट जाति पे जो है बोझ डाल रहा है और बड़ जाति पे जो है कुछ नहीं कर रहा है, तो ये समानता है? नहीं है। तो यहाँ पे समानता का मतलब है कि आप किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हो, जब आपको सब कुछ अधिकार दिया जाता है तो उसे ही हमने के कहते हैं समानता। जैसे देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म, विचार, संप्रदाय के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश का सामान्य कानून वर्ग सभी लोगों पर सामान्य रूप से लगाया जाएगा। समानता मतलब समझ गए, मतलब किसी भी धर्म जाति के अगर आप हैं तो आपको ऐसा नहीं कि आपको लोग भगवान मानेगा, सबको समान माना जाएगा। अगर कोई नियम है सरकार बनाती है तो उस सब पे लागू होगा, ये नहीं कि छोट जात पे लागू होगा, बड़ जात पे नहीं लागू होगा, सब पे लागू होगा, तब जाके समानता का अधिकार है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे बाबू, कि संघीय शासन की क्या व्यवस्था है। इस संघीय शासन की जो है व्यवस्था क्या है, चाहे विशेषता क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाले होते हैं, जैसे केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार। संघीय शासन मतलब समझते हैं, संघीय मतलब संघ में, साथ में। संघीय शासन हर एक राज्यों में, भारत में तो खासकर संघीय शासन है, संघीय व्यवस्था है। अगर किसी भी राज्य में कोई काम होता है
तो मुख्यमंत्री भी जो है उस काम को करते हैं, नहीं होता है तो केंद्र सरकार भी करते हैं। जैसे रोड बनाने का काम हो तो कुछ रोड राज्य सरकार भी बनाती है, कुछ रोड केंद्र सरकार भी बनाती है। केंद्र सरकार बनाएगी तो लिखेगी एनएच, एनएच मतलब नेशनल हाईवे, राज्य सरकार बनाएगी तो वो जो है अपन स्टेट हाईवे लिखती है, ठीक है। तो वो जो है संघीय शासन मतलब समझ गए, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है, उसे संघीय शासन कहते हैं। संघीय शासन की व्यवस्था क्या है, तो संघीय शासन 2 या 2 से अधिक स्तर वाले होते हैं, जैसे केंद्र और स्थानीय। इसमें शक्तियों का विभाजन जो है सभी स्तरों में होता है, मतलब सभी जितने भी संघीय शासन में सरकार हैं, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शक्ति का बंटवारा सामान्य होता है। संविधान जो है संघीय शासन में सर्वोच्च होती है, मतलब संविधान के खिलाफ आप नहीं चल सकते हैं, संविधान के नियम के अनुसार ही चलना होता है संघीय शासन में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन होते हैं। अभी जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो उस समय तक जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। तो लोकसभा के विपक्ष के नेता के काम क्या होता है, तो लोकसभा के विपक्ष का नेता का काम होता है कि जो सरकार है, मतलब कि जो सत्ता में है, वो जो काम कर रहा है उसमें गलतियां निकालना और उसके खिलाफ लोकसभा में जो है आवाज उठाना ही लोकसभा के विपक्ष का नेता का काम है। बात समझ गए। लोकसभा के विपक्ष का नेता का कार्य होता है कि सत्ता पक्ष के नेताओं का संसद में प्रस्तुत किए गए कार्यों में गलतियां निकालना और उसकी आलोचना करना, ठीक है। अगर मान के चलिए कि बीजेपी सरकार में है तो कांग्रेस विपक्ष में होगा तो वो आवाज उठाएगा, तो ये विपक्ष हो गया, जो आवाज उठाता है वो विपक्ष है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पे, संप्रभुता क्या है। अब संप्रभुता को समझिए। संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई भी राष्ट्र अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र होता है, यानी कि संप्रभुता किसी राष्ट्र की एक ऐसी शक्ति है जिसमें आंतरिक मामलों और बाहरी मामलों का फैसला जो है उसको खुद लेना पड़ता है। संप्रभुता मतलब ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जिसमें उसको सभी तरह के अधिकार दिए गए हों, चाहे वो बाहरी कोई मामला पे अधिकार दिया गया हो, चाहे वो आंतरिक मामला पे अधिकार दिया गया हो, सभी तरह के अधिकार जिस देश को प्राप्त हैं उसको आप कहेंगे कि वो जो है संप्रभुत्व देश है। जैसे भारत एक संप्रभुत्व देश है, अगर जो है विदेशी आक्रमण करता है तब भारत कोई से पूछता थोड़ी है कि हम आक्रमण करें या ना करें, प्रधानमंत्री का ऑर्डर और आक्रमण, समझ गए। तो संप्रभुता अगर देश में भी कुछ होता है तब थोड़ी कोई देश से मदद मांगे जाता है, भारत खुद जो है अपनी जो है करता है, पहले अगर घट जाता है तब मदद मांगेगा, ठीक है। तो संप्रभुता मतलब होता है कि कोई देश या कोई राष्ट्र सभी तरह के उसको अगर अधिकार प्राप्त हो, जैसे बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों पे, तो उसे संप्रभुत्व राष्ट्र हमनी के कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है, बताइए तो। धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ जो है बड़ी आसान है। धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को मानना एवं धर्मों का प्रचार करना ही, धर्मों के प्रचार को स्वतंत्रता देना, और सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करे। अगर आपसे पूछे कि धर्मनिरपेक्ष भारत है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो क्या कहेंगे धर्मनिरपेक्ष क्यों है। तब भारत में आप किसी भी धर्म के हों, आपको रहने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता अधिकार है कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आपको वोट देने का भी अधिकार है, आप कुछ भी कीजिए, कोई किसी को मतलब नहीं है, तो धर्मनिरपेक्षता भारत में है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि आप किसी भी धर्म के हों, अगर आपको पूरा अधिकार प्राप्त है, जैसे स्वतंत्रता की अधिकार, नियम बनाने की अधिकार, रहने की अधिकार, तो उस देश में जो है धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि सभी धर्मों को समान अधिकार देना, देश में अगर ऐसा नियम है तो देश जो है धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछा कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। हमने के बचपने से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे विविधता में एकता है। विविधता में एकता मतलब है कि जहां पे कोई भी देश में अलग अलग जाति धर्म, रंग रूप के आधार पे अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन अगर एक साथ मिल करके रह रहे हैं तो उसी को हमनी के कहेंगे विविधता में एकता।
हमनी के भारत में जो है विविधता में एकता भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, संप्रभुता भी है, सब कुछ है। विविधता में एकता मतलब समझ गए, हमनी के गांव में ही देख लीजिए, कोनो मुस्लिम है, कोनो हिंदू है, कोनो जो है ब्राह्मण है, तो कोनो क्षत्रिय है, तो कोनो यादव है, तो कोनो साव है, तो कोनो बनिया है, एक के साथ मिलजुल के रह रहा है। तो भाई विविधता में एकता ही है कि नहीं? विविधता में एकता मतलब कि अलग अलग जाति, धर्म, रंग, रूप के व्यक्ति जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसे ही हमनी के कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा गांव में जो चुनाव होता है और चुनाव में जो जीतता है, जैसे सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गए, तो उसी को हमनी के कहते हैं ग्राम सभा। बात समझ गए? यानी कि गांव के चुनाव को ही हमनी के कहेंगे ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायती राज्य की मूल संस्था है ग्राम सभा, जो भारत की स्थानीय स्वशासन का मुख्य अंग है, जिसके अध्यक्ष गांव के लोगों द्वारा चुना गया सरपंच होता है। बात समझे ग्राम सभा का है? तो ग्राम सभा जो है पंचायतों का एक मुख्य अंग है और स्थानीय स्वशासन का भी जो है एक मुख्य अंग है, जिसके द्वारा जो है गांव के लोग जो है अपने ही लोगों में से किसी एक को सरपंच चुनते हैं, किसी एक को मुखिया चुनते हैं, किसी एक को वार्ड सदस्य चुनते हैं। ठीक है जी। चलिए ग्राम सभा भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा नीति क्या है? भाई भाषा नीति क्या है? तब भाषा नीति भाषाओं से संबंधित एक नियम है, जिसमें बताया जाता है कि भाषाओं का उपयोग जो है करना है, भाषाओं का रख रखाव किस प्रकार करना है, भाषाओं को प्राथमिकता देना है, और नियम सरकार और अधिकारी कानून के अंतर्गत होता है। भाषा नीति क्या है? तब भारत में जैसे अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, वैसे ही अलग अलग भाषा के भी लोग हैं भारत में। जैसे आप जो है बिहार में हैं तो भोजपुरी हिंदी बोल रहे हैं, तो वैसे ही आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल अंग्रेजी बोला जाता है, वैसे ही आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोला जाता है, तो वैसे ही झारखंड में जाएंगे तो झारखंडी बोला जाता है। तो मतलब अलग अलग भाषा के भी लोग हैं। तो भाषा नीति क्या है? तब भाषा से संबंधित नियम एक बनाया गया, जिसे हमनी के भाषा नीति कहते हैं। अब इस भाषा नीति में है क्या? तो सभी भाषाओं का कैसे रख रखाव करना है, भाषाओं का कहाँ पे कैसे उपयोग करना है, भाषाओं को कैसे प्राथमिकता देना है, ये सभी नियम जो है भाषा नीति में शामिल हैं। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है? शिक्षा जो विषय है संविधान की कौन सी अनुसूची में आता है या सूची में आवे? सबसे पहले अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने पूछा कि शिक्षा जो है विषय, शिक्षा जो विषय है संविधान की किस सूची में है? तो शिक्षा जो है संविधान के राज्य सूची में आता था, लेकिन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया तो शिक्षा को जो है राज्य सूची से निकाल करके जो है समवर्ती सूची में डाला गया। बात समझिए, अगर डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा विषय संविधान के किस सूची में आता है, तो शिक्षा विषय संविधान के जो है समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, सूची के गो है तो सूची जो है 3 गो होता है, अनुसूची के गो है तो अनुसूची जो है 12 गो होता है। पता है आप सभी को? नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, हो सके 1-2 बढ़ जाए घट जाए, लेकिन सूची जो है 3 गो होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, और एक और कुछ होता है जो हम भूल रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा जो है किस विषय में आता है, सूची में आता है? तो शिक्षा जो है पहले राज्य सूची में आता था, लेकिन जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया तो ये जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। एक नंबर में पूछेगा तो इतना नहीं बताना है, इतना बताना है कि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, आपका एगो टास्क है कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूची 3 गो कौन कौन होता है, अनुसूची जो है कितने होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको जो है इस चैप्टर का नोट्स वगैरह चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, तो आप जो है प्ले स्टोर से SGS क्लासेस को जो है डाउनलोड करेंगे, वहां से जो है आप सभी को PDF नोट्स वगैरह जो है मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।